स्टार्ट। हाँ भाई, तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का या राजस्थान इकोनॉमी का जो चैप्टर 2 है, बेसिक इंफ्रा, उसकी हम बात कर रहे थे। उसका पार्ट 1 हो चुका था, आज पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे थे एनर्जी या ऊर्जा की। उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल क्लास में पूरा नहीं हो पाया था, अब उसको थोड़ा सा आगे देखते हैं भाई। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी की अवेलेबिलिटी कितनी है, उपलब्धता कितनी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले 2020-21 में राजस्थान में 8561.36 करोड़ यूनिट थी। यूनिट तो जानते हो ना आप, जैसे अपने बिजली का बिल आता है यूनिट में। ठीक है, और ये 2023-24 में बढ़कर हो गई कितनी, 10,948.74 करोड़ यूनिट। यानी कि 2020-21 से और 23-24 में कितनी वृद्धि हो गई, 27.87% वृद्धि हो गई। अब यहाँ ध्यान रखना, एक वर्ष में नहीं हुई है। 2020-21 से 21-22 आएगा, और 21-22 से 22-23 आएगा, और फिर 23-24 आएगा। ठीक है ना, तो वार्षिक वृद्धि दर नहीं है ये 20-21 से और 23-24 के बीच में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये डेटा याद रख लेना, ये याद नहीं भी रखो तो कोई खास बात नहीं है। आगे देखते हैं भाई, राज्य में ऊर्जा उपलब्धता व खपत कितनी है, कितनी ऊर्जा उपलब्ध है और कितनी खपत हो रही है। इसमें देखो, सबसे पहले एक तरफ हम वर्ष की बात करेंगे, 2022-23, 23-24 और 24-25। 24-25 के हमारे पास पूरे डेटा नहीं है, क्योंकि 24 खत्म होता है कहाँ पर, 31 मार्च तक। ठीक है ना, तो हम कहाँ तक की बात करेंगे, सितंबर, यानी लगभग 6 महीने तक की बात हम कर लेंगे। एक तरफ हम देखेंगे क्या, ऊर्जा की उपलब्धता, यानी जनरेटर से खरीदी गई। जनरेटर से खरीदी गई मतलब जहां बिजली बनती है वहां से हमने खरीदी है। यहां ध्यान रखना आपको, सरकार के काम ऐसे नहीं चलते हैं कि भाई सरकारी है तो ऐसे सरकार को दे देते, नहीं। सबकी अपनी अपनी एजेंसी है। जैसे कोटा थर्मल पावर प्लांट है, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट है, या सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है, इनसे बिजली खरीदनी पड़ती है। कौन खरीदेगा, गवर्नमेंट खरीदेगी, लेकिन उसकी भी खरीदने की एजेंसी है, ऊर्जा विभाग खरीदेगा। अब उसको सप्लाई करने की भी एजेंसी है। आपने सुना होगा JVVNL, सुना है क्या? 3 एजेंसी हैं, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इनका काम होता है क्या, वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। समझ गए क्या? तो ये अलग अलग एजेंसियां हैं। तो जनरेटर से खरीदी गई, फिर शुद्ध उपलब्धता कितनी है कि वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध, अभी आ गया ना वितरण नेटवर्क, JVVNL के पास कितनी है और AVVNL के पास कितनी है और JDVVNL के पास कितनी है। फिर उपभोक्ता को बेची गई, अब जितनी उपलब्ध है उसमें से कितनी बेची गई। तीनों चीज हम देखते हैं। सबसे पहले 2022-23, तो ऊर्जा उपलब्धता कितनी है जनरेटर से खरीदी गई, 10,219.78 यूनिट करोड़ में है भाई, ध्यान रखना, करोड़ यूनिट। ठीक है, फिर 2023-24 में 10,948.74 करोड़ यूनिट, और 2024-25 में सितंबर 2024 तक 5679.80 करोड़ यूनिट है, यानी 6 महीने का डेटा है। अब इसको यदि हम 12 महीने का डेटा करते हैं, एक साल का, तो ये लगभग, इसको जस्ट डबल भी करोगे तो 11,000 कुछ चला जाएगा। तो मतलब धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर? अब बात करते हैं वितरण नेटवर्क पर कितनी है, तो 2022-23 में थी 9399.57 करोड़ यूनिट, और 2023-24 में हो गई 10,113.94 करोड़ यूनिट, और 2024 की सितंबर तक है 5246.80 करोड़ यूनिट। क्लियर? अब उपभोक्ताओं को कितनी बेची गई, देखो भाई, जितनी थी 9399.57 करोड़ यूनिट, इसमें से 7948.72 करोड़ यूनिट बेची गई, यानी 79,148.72 करोड़ यूनिट। अब 2023-24 में बेची गई है 8384.75
करोड़ यूनिट, और 2024 के सितंबर तक बेची गई है 4602.60 करोड़ यूनिट। अब यहाँ एक एक टर्म आपको समझनी पड़ेगी, छीजत। सुना है क्या कभी छीजत? क्या होती है? हम्म। हम्म। छीजत का मतलब ये है कि जो अपनी विद्युत की लाइनें जा रही है ना, कई बार आपने इसमें अजीब सी चीर चीर की सी आवाज सुनी होगी, और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि तो 11,000 वोल्ट की लाइन है, ये ऐसे जा रही है खेतों से, और वहां नीचे किसानों काम करने वाले होते हैं, उनको दूर से खींच लेती है, देखो ना। तो मान लो जहां से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहां से किसी कस्टमर को हम दे रहे हैं, जैसे कोई डीपी ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम डीपी कहते हैं, वहां तक हम बिजली दे रहे हैं फीडर में। तो ये जो लाइनें होती है ना, इससे एनवायरमेंट में चली जाती है, कुछ एनर्जी या कुछ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चली जाती है, हवा के साथ एनवायरमेंट में। इसी को बोलते हैं छीजत। तो छीजत है, ये बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, कि जो प्लास्टिक रबड़ के कवर वाली केबल होती है ना, आजकल देखी होगी आपने, वो डालना शुरू कर दिया गया है। जो बिल्कुल खुले तार होते थे, खुली केबल होती थी, उनको बंद कर दिया गया है रबड़ के कवर वाली, ताकि छीजत रुक सके। तो आजकल जहां रबड़ के तार होते हैं, वहां आपको ये चिर चिर की आवाज नहीं सुनाई देगी। छीजत समझ गए क्या? तो यदि एनर्जी सेक्टर पे कोई भी ऐसा निबंध आ जाए, कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना। आप आपसे ये पूछ रहे चैलेंजेस क्या क्या है, चुनौतियां क्या क्या है, तो उसमें एक चुनौती ये भी है छीजत को रोकना। ठीक है ना? हाँ। तो ये स्लाइड आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। विद्युत उपभोक्ता, देखो मार्च 2024 से, और हम बात करेंगे दिसंबर 2024 तक की। मार्च 2024 में राजस्थान में थे 190.61 लाख विद्युत उपभोक्ता। अब 190 लाख का मतलब ये हो गया 1 करोड़ 90 लाख। अरे कितने हो गए? 1 करोड़ 90 लाख और 61 हजार, ये हो गए। इतने उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता मतलब इतने विद्युत कनेक्शन है। अब ऐसे थोड़ी है कि भाई एक घर में एक कनेक्शन है, 5 सदस्य हैं, तो 5 उपभोक्ता गिने अपन। कनेक्शन तो एक ही होगा ना, तो एक ही उपभोक्ता गिना जाएगा उसको, ठीक है ना। ऐसे मत बोल देना कि सर जनसंख्या तो 6.86 करोड़ है, उपभोक्ता इतने कम क्यों है। समझ गए क्या? अब ऐसे भी हो सकता है एक व्यक्ति के नाम 2 कनेक्शन हो, एक घर का हो, एक दुकान का हो, या उसकी कोई फैक्ट्री हो वहां भी हो, कोई एक का कनेक्शन अलग हो। टोटल उपभोक्ता कनेक्शन कितने हैं मार्च 2024 में? 1 करोड़ 90 लाख 61 हजार। यही जाके दिसंबर 2024 में कितने हो जाते हैं? 1 करोड़ 96 लाख 22 हजार, यानी 196.22 लाख। अब देखो ये तो डेटा, इस टाइप का डेटा आता है ना, इस टाइप का, इसको कई बार जो एग्जामिनर है या पेपर बनाने वाले हैं वो डिफरेंट तरीके से पूछ लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है ना? इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। चीजें वही होती हैं, पूछने का तरीका अलग होता है। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है कि नहीं है? अब कई बार ऐसे ऑप्शन दे देता है भाई 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर, कि 3.32, 3.52, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कई बार ऐसे भी दे देता है कि भाई लगभग 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये भी सही है। या फिर ऐसे दे दे कि 0.34 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, तो ये भी ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 0.34 मिलियन में कितने हो गए? 3,40,000 के लगभग। समझ गए क्या? ये आप 0.342 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भी दे सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पूछेगा वही। लेकिन कई बार क्या है, देखो यूपीएससी का तो खास है, यूपीएससी का तो खास है कि कभी भी एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगी, वो लगभग में ही बात करते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले डेटा नहीं रखते हैं, वहाँ डेटा एग्जैक्ट नहीं आता। वह इंडिया की जो बाउंड्री है वो भी ऐसा है कि लगभग 15,000 किलोमीटर है। अपन एग्जैक्ट पढ़ते हैं कि 15,106.7 किलोमीटर,
और राष्ट्र इंडिया की जो वाटर बाउंड्री है वो लगभग 7500 किलोमीटर है। अपन एग्जैक्ट पढ़ते हैं कि 7516.6 किलोमीटर। समझ गए क्या? ऐसा नहीं होता है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। लेकिन आरपीएससी या राजस्थान के बोर्ड होते हैं वो इस टाइप के पूछ लेते हैं, इनका ध्यान रखना आपको। फिर यदि मैं बात करूं मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक ग्रोथ कितनी हुई है, 2.94%। क्लियर है? कितनी हुई है? 2.94%। अब ये ग्रोथ कैसी आएगी? देखो भाई, 196.22 में से 190.61 हम निकालते हैं तो कितना बचेगा? तो लगभग 5 पॉइंट कितना बच रहा है? 41। अरे 5.41 बचा कि नहीं बचा? तो 5.41 बटा में 190.61 गुना में 100, तो ये ग्रोथ कितनी आ जाती है? 2.94%। अरे प्रतिशत तो आते हैं ना। हाँ, इतना थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना इनका। अब बात करते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण की दिसंबर 2024 तक। देखो, दिसंबर 2024 तक 43,965 गांवों को विद्युत लाइनों से जोड़ दिया गया। कितने हैं? 43,965 गांवों को विद्युत लाइनों से जोड़ दिया गया है। अब इसमें से 1.14 लाख ढानियां भी हैं। गांव के आसपास ढानियां होती हैं। इसमें से 108.09 लाख ग्रामीण घरों को विद्युत पहुंचा दी गई है। कब तक है? दिसंबर 2024 तक। क्लियर है? अब बात करते हैं कृषि कनेक्शन। ये भी दिसंबर 2024 की बात करेंगे। देखो, कुल कृषि कनेक्शन कितने दे दिए गए हैं? 72,373 कृषि कनेक्शन दे दिए गए हैं। ठीक है। और टैरिफ अनुदान कितना दे दिया गया है? जो किसानों को अनुदान देते हैं कृषि कनेक्शन पे, वो दे दिया गया 22,755.22 करोड़ रुपए। 22,755.22 करोड़ रुपए। तो ये वाली स्लाइड में दो तीन एक चीज थी, आप इसको बाद में रिवाइज कर लेना। सोलर पंप और पावर प्लांट पहल। एक तो सोलर पंप होते हैं कि जो कुआ है, कुएं के ऊपर जो मोटर लगी हुई है वो सोलर लाइट से चले। ठीक है ना? और एक सोलर पावर प्लांट। अब सोलर पावर प्लांट वो नहीं है बड़े वाले, हाँ, मतलब है कुसुम योजना वाले, छोटे वाले। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं भाई, भारत सरकार की एक योजना है जिसको हम कहते हैं पीएम कुसुम। क्या कहते हैं? पीएम कुसुम। कुसुम। अब पीएम का मतलब तो प्रधानमंत्री हो गया। कुसुम का मतलब क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। समझ गए क्या? तो कई बार तो प्रीलिम्स में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि पीएम कुसुम का पूरा नाम बताइए। ठीक है ना? तो क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, कुसुम। हो गया। अब इस योजना में है एक तो ऑफ ग्रिड सोलर पंप और एक है ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। ये ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड क्या है? जीएसएस की बात करी थी अपन ने पिछली क्लास में, ग्रिड सब स्टेशन करे थे। क्या आपने देखा होगा 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन होते हैं ना, जहां से बिजली सप्लाई की जाती है। ठीक है। अब ये कुसुम योजना में जैसे भारत का सबसे पहला लगा था कहां पर? भालोजी गांव कोटपुतली में। ठीक है। तो मेरे को ज्यादा बेटर तरीके से पता है क्योंकि मैं कोटपुतली का निवासी हूं या कोटपुतली हमारा है भाई। कई बार मैं ऐसे सुनता हूं हमारे जयपुर में, जैसे जयपुर को खरीद रखा हो। नहीं। तो ध्यान से समझना कि कोटपुतली का ऑन रोड पे ही ग्रिड सब स्टेशन है और पास में गांव है भालोजी। भालोजी बसई गांव है। यहाँ का एक किसान है देवकरण यादव। उन्होंने अपनी जमीन पर क्या लगाया? कुसुम योजना के तहत पावर प्लांट।
जमीन थी 3.5 एकड़, कितनी है? 3.5 एकड़। अरे समझ गए क्या? अब इसमें खर्चा लगा कितना? 3.7 करोड़ रुपए। कितना लगा? 3.7 करोड़ रुपए। पावर प्लांट कितने मेगावाट का है? 1 मेगावाट का। कितना है? 1 मेगावाट का। अब फंड की बात करते हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करते हैं, तो इसमें ये होता है भाई 60% तो सरकार अनुदान देती है। क्या देती है? सरकार अनुदान देती है, जिसमें 30% तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्लस 30% होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ये दो बातें समझ गए क्या? इतना क्लियर है? 40% किसान को खुद वहन करना पड़ता है, जिसमें से 30% उसको लोन मिल जाता है सस्ता, और बाकी 10% उसको घर में से लगाना पड़ता है। अब समझ गए फंड? यदि आपसे पूछ ले प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तो फंड का समझ गए क्या? ठीक है। अब इस भाई साहब ने क्या किया, यहाँ लगाया सोलर प्लांट भारत का पहला कुसुम योजना के तहत। क्लियर? अब यहाँ बिजली बनकर जा रही है ग्रिड में। कहां से? ग्रिड में। खरीद कौन रही है? JVVNL, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और इसमें ग्रिड में स्टोरेज करके इसको जो सप्लाई जा रही है, उससे सप्लाई तो जा ही रही है, तो इसको क्या कहेंगे? ओन ग्रिड। क्या कहेंगे? ओन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। एक समझ गए क्या? समझ गए? ऑफ ग्रिड क्या है? कि आपका कुआं है खेत पे, और इस कुएं के पास से आपने लगा दिया सोलर प्लेट, और इससे जो बिजली जनरेट हो रही है बैटरी में स्टोरेज हो रही है, बैटरी से मोटर में जा रही है। क्या ग्रिड से कनेक्टेड है क्या? नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑफ ग्रिड। ठीक है। देखो, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि चीजों को एज इट इज रटना नहीं है। रटने की एक लिमिट है, कितना रटोगे? चीजों को समझते हुए जाओगे ना, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको बहुत सब्जेक्ट आती है। क्यों आती है? क्योंकि रटी हुई चीज भूल सकते हैं, समझी हुई चीज नहीं भूल सकते। आपने जो चीज समझ ली है, उसको कभी भी नहीं भूलोगे। आपने खाना खाना सीख लिया है कि भाई ऐसे खाते हैं, अब आप आंख बंद करके भी खाओगे ना, तो हाथ इधर ही जाएगा। समझ गए क्या? हाँ, तो इसलिए चीजों को समझा करो। तो इतना समझ गए? तो इसका कंपोनेंट ए की बात करते हैं, घटक ए। कंपोनेंट ए को क्या कहते हैं? घटक ए या ए। इसमें क्या है? फेज 1, चरण 1। इसमें क्या दिया गया कि RRECL। हाँ, रेवेन्यू जनरेशन तो होएगा, ये खरीदते हैं ना इसको, ये खरीदते हैं इसको यूनिट के हिसाब से कितने। नहीं नहीं नहीं, इसने क्या किया, गवर्नमेंट जो खरीद रही है JVNL, मान लो इस किसान से खरीद रही है, इसे तय कर दिया 3.07 रुपए प्रति यूनिट है। ठीक है। अब वो कितने रुपए यूनिट दे रही है? 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, वो तो महंगा दे रही है ना कस्टमर्स को। अरे समझ गए क्या? तो प्रॉफिट भी हो रहा है, इधर किसान के भी प्रॉफिट हो रहा है, किसान के भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना। अब उसके लगभग 50 लाख रुपए साल का प्रॉफिट है। समझ गए क्या? हाँ, ये दोनों तरह से है कि भाई एक तो किसान की इनकम भी बढ़े, एक खाली पड़ी जमीन है, बंजर भूमि है, उसका भी सदुपयोग हो, और तीसरा ये है कि भाई ऐसा थोड़ी है किसान अकेला काम करेगा और 5-10 लोगों को रोजगार मिलेगा, और ऊर्जा की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो रही है। और वो भी कौन सी? क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे प्रदूषण भी नहीं हो रहा है ना, बार बार बनाया भी जा सकता है। ठीक है। ओके। फेज 1 में RRECL, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 33 और 11 किलोवाट सब स्टेशन के, ये ध्यान रखना, 33 और 11 किलोवाट सब स्टेशनों के 5 किलोमीटर की परिधि में, कितनी परिधि होनी चाहिए? जैसे सब स्टेशन था 33 kV का, इसके आसपास की 5 किलोमीटर की परिधि में ही होना चाहिए। समझ रहे क्या? ठीक है।
किसानों की बंजर या अनुपयोगी भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के, ये डेटा भी ध्यान रखना है। कुसुम योजना के तहत कितने लगाए जा रहे हैं? 0.5 से 2 मेगावाट। और ये कितने का था फर्स्ट वाला? 1 मेगावाट का। क्लियर है? तक के विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत का मतलब क्या है? अलग अलग, कि इसके आसपास कई लगा सकते हैं। ठीक है। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। क्लियर? दिसंबर 2024 तक 602 मेगावाट क्षमता के 400 क्या बोले 89 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे में तो ये तो बताया कि भाई हमने इतना कर दिया है। ठीक है। अब दिसंबर के बाद अब तक और भी हो चुके होंगे, तो नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आएगा। ठीक है। अब प्रथम कौन सा था? भालोजी गांव है कोटपुतली, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कुछ क्वेश्चन से आरपीएससी के फेवरेट हो चुके हैं। एक तो सोलर ऑब्जर्वेटरी वाला, कौन सा? फतेह सागर झील उदयपुर, सौर वेधशाला, सुना है क्या? हाँ, उसके ऊपर रिट भी लग चुकी है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया था 2018 में आया था शायद, कि सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, सौर वेधशाला कहाँ है। तो वहां था उदयपुर जयपुर दोनों था। अब कुछ बच्चे जयपुर कर दिए, कुछ उदयपुर कर दिए। ठीक है ना? जबकि देखो, शब्द को ध्यान से समझो पहले। एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है, सौर वेधशाला। यहाँ जयपुर में जो जंतर मंतर है, ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, खगोलीय वेधशाला है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ सूर्य के अलावा अन्य ग्रह उपग्रह के की भी गणना की जाती है, उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। वो सिर्फ सूर्य के अध्ययन के लिए है। एक संस्था है पीआरएल, सुना है क्या कभी? पीआरएल, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में आती है। इसरो के साथ मिलकर काम करती है, ध्यान रखना। इसरो के अंतर्गत नहीं आती है, डीओएस के अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इसरो के साथ मिलकर काम करती है। इसने सोलर ऑब्जर्वेटरी तो लगाई है कहां पर? फतेह सागर झील में, उदयपुर में। ठीक है। और बेल्जियम की सहायता से लगाई है। और इसने एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी लगाई है माउंट आबू में। कहां पर? माउंट आबू में। ठीक है ना? हाँ। चलो, तो वित्तीय सहायता 60% तो देगी कौन? अनुदान सरकार, जिसमें 30% किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, 30% स्टेट गवर्नमेंट का, और 40% किसान को वहन करना है, जिसमें से 30% ऋण मिल जाएगा और 10% स्वयं का। क्लियर? समझ गए? चलो आगे चलते हैं। फेज 2, देखो, जो कंपोनेंट ए था या घटक ए था, इसका कार्यान्वयन आरआरईसीएल के बजाय 23 जुलाई 2024 को ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार किसको दे दिया गया है? राजस्थान डिस्कॉम्स को। अब राजस्थान डिस्कॉम्स कितने हैं? 3। विद्युत वितरण डिस्कॉम कितने हैं? 3, जिसमें 1000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। कितने का? कि 1000 मेगावाट हम कुसुम योजना के तहत क्या करेंगे? सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। अब इसमें से तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, ये तो 335 मेगावाट का लक्ष्य दिया है इसको। तो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसको 330 मेगावाट का, और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, इसको 335 मेगावाट का। तीनों समझ गए क्या? तीनों को मिला देते तो कितना हो जाता है? 1000 मेगावाट। क्लियर? ठीक है। अब आ जाते हैं RERC, ये राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी, ये RERC। अच्छा अच्छा, तो ये 3.04 की टैरिफ स्वीकृति करी है किसने? राजस्थान, किसने? रिन्यूएबल एनर्जी रेगुलेटरी कॉरपोरेशन। अरे समझ रहे हो क्या? इन्होंने टैरिफ करी 3.04 रुपए की, कि हम जो ये खरीदेंगे ना किसान से, वो कितने में खरीदेंगे? 3.04 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। क्लियर? कंपोनेंट सी, अब इसमें क्या है भाई? फीडर लेवल सोलराइजेशन।
अब फीडर लेवल सोलराइजेशन क्या है कि जो फीडर जाते हैं, फीडर देखे हैं क्या कभी, कि ये मान लो कोई भी 33 kV 11 kV का सब स्टेशन है और यहाँ से अलग अलग रूट पर विद्युत सप्लाई की जाती है। और की जाती है कि नहीं की जाती? हाँ, अलग अलग रूट पर की जाती है चारों तरफ। अब जिधर एक रूट जा रहा है ना, उसको एक फीडर कहेंगे, एक फीडर से सप्लाई की जाती है। क्लियर है? अब ये चाह रहे हैं कि वे फीडर लेवल पे सोलराइजेशन हो, कि जहां मिल रही है बिजली उसको एक फीडर में हम सप्लाई कर दें। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या है, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये किसकी है? केंद्र सरकार का मंत्रालय है। क्लियर? इसने 4 दिसंबर 2020 को पीएम कुसुम के घटक सी के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के निर्देश दिए हैं और MNRE ने 4 लाख पंप सेटों को सौर ऊर्जा कृत करने का लक्ष्य रखा है, कि हम कम से कम भी 4 लाख जो पंप सेट है, जो कुएं हैं, कुएं पे जो बिजली की क्या है मोटर लगी हुई है, उनको हम किससे करेंगे? सोलर एनर्जी से करेंगे। क्लियर? योजना के अंतर्गत चयनित कुल सब स्टेशन कितने हैं? 5020। कितने सब स्टेशन को चयन किया गया है? 5020 को। सौर्यकरण हेतु लक्षित कृषि उपभोक्ता कितने हैं? कि हम लगभग 14.21 लाख कृषि उपभोक्ताओं को क्या देंगे? बिजली देंगे। अब इसमें एक छोटी सी चीज और ध्यान रख लेना, कि मान लो यदि आपने अपने कुएं पे लगा रखा है एक सोलर प्लांट, ठीक है, और आपके पास एक्स्ट्रा बिजली जनरेट हो रही है, तो आप पड़ोसी को बेच सकते हो। ठीक है ना? अब ये लगा रहे हैं ना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत भी यही है कि आपके घर के रूफ टॉप जो आप लगाओगे उसको भी आप आस पड़ोसियों को बेच सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, सोलर पावर प्लांट की लक्षित क्षमता। हाँ, तो सरकार रेट तय करेंगे, सरकारी दिलाएगी, आप खुद ही देने जाओगे कि भैया थोड़ी सी सोलर लाइट ले लो। हाँ, सरकारी दिलाएगी, ऐसे थोड़ी है। तो सोलर पावर प्लांट की लक्षित क्षमता कितनी है भाई? कितना टारगेट किया गया है? 17,155 मेगावाट का टारगेट किया गया है। क्लियर? घरों तक सौर ऊर्जा पहुंच। देखो, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने क्या किया था, 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च करी थी। ठीक है? और घोषणा कहां से करी थी? जब राम मंदिर का उद्घाटन करने गए थे, वहां से करी थी। ठीक है? अब इसमें क्या क्या है कि भाई 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ओके, ध्यान रखना, पूरे देश में अब अभी फिलहाल टारगेट ये है कि हम 1 करोड़ घरों में क्या लगाएंगे? सोलर पैनल लगाएंगे। हर घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। हर महीने प्रत्येक घर को कितनी मिलेगी? 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, उसके एक्स्ट्रा वाली फिर सप्लाई, और या वो खुद कंज्यूम करना चाहे तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है? अनुदान कितना दिया जाएगा? 78,000 रुपए अधिकतम दिया जाएगा। कितने सोलर पावर प्लांट के लिए? कैपेसिटी 3 किलोवाट या उससे अधिक का कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या आप अपने घर की छत पे लगा रहे हो रूफटॉप, उसकी क्षमता कितनी हो? 3 किलोवाट या उससे अधिक, 3, 5, 7, 9 ऐसे। क्लियर? अब राजस्थान का क्या सिस्टम है भाई इसमें, कि राजस्थान में उपभोक्ता है दिसंबर 2024 तक 22,657, और क्षमता स्थापित कितनी कर दी है? 111.77 मेगावाट की, और सोलर रूफटॉप लग चुके हैं इस योजना के तहत। क्लियर? तो 2-3 चीज ध्यान रखना, तो 1 करोड़ लगाए जाएंगे, कितनी यूनिट है? 300, और अधिकतम अनुदान कितना है? 78। ठीक है? और ये लिमिट ध्यान रखना, 3 किलोवाट या उससे अधिक। एक योजना कोई भी होती है ना, उसके 3-4 जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो ध्यान रख लो बस। ठीक है? एक तो उसमें उल्लेख क्या किया गया है, एक उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है ना? बस। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ध्यान से समझना,
अभी इसको क्या किया गया है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में शामिल कर दिया गया है। लेकिन पहले उसको समझो। देखो, निःशुल्क बिजली से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य था कि भाई जो किसान है उनको हम फ्री बिजली दे देंगे, तो वो इसके लालच में क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा उत्पादन करेंगे, उनकी कॉस्ट भी कम आएगी। देखो, किसान के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है बिजली का बिल भरना, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रुपए प्रति माह, एक महीने में कितने देंगे, 1,000, और अधिकतम कितने हो गए साल के, 12,000, ठीक है। अधिकतम एक वर्ष में 12,000 का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन बजट घोषणा 2023-24 में इस योजना को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के साथ विलय कर दिया गया। अभी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना क्या है, दोनों आधार पे देखो, किसानों के लिए क्या है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या है। तो भाई देखो, जून 2023 से 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाएगी, 2,000 यूनिट तक। क्लियर है। यदि प्रति माह विद्युत उपभोग 2,000 यूनिट से अधिक हो तो पुरानी योजना के तहत केवल 1,000 रुपए प्रति माह सब्सिडी दी जाएगी। अब उसमें तो क्या था कि हम केवल 1,000 रुपए देंगे और 12 महीने के 12,000। इसमें क्या है कि यदि आप एक महीने में 2,000 यूनिट या उससे कम उपभोग करते हो तो बिजली माफ है, लेकिन 2,000 यूनिट से ज्यादा करते हो तो बिजली माफ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको 1,000 रुपए का अनुदान देंगे बस। अरे क्लियर है क्या, क्लियर। अब घरेलू में आ जाओ कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या है। तो देखो, 100 यूनिट मासिक विद्युत उपभोग करे तब तो फ्री है बिल्कुल। अगर आपका घर का बिजली का बिल 100 यूनिट या उससे कम आ रहा है तो बिल्कुल फ्री है। अगर 100 से 200 के बीच में आ रहा है, यानी 200 यूनिट तक, तो पहले 100 यूनिट तो फ्री हो जाएंगी, और बाकी के जो 100 यूनिट है उसमें विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज, नगरीय उपकरण की बिल में छूट मिलेगी बस। क्या मिलेगी, छूट, ठीक है। अगर 200 यूनिट मासिक से अधिक उपभोग कर रहे हो तो पहली 100 यूनिट तो मुफ्त मिलेगी और अन्य सभी शुल्क आपको देने पड़ेंगे। जैसे आपकी 300 यूनिट आ गई महीने की, तो पहली 100 यूनिट तो फ्री हो गई और बाकी आपको सारे शुल्क देने पड़ेंगे। बाकी की 200 यूनिट के बिल भी देना पड़ेगा, उसका चार्ज, सरचार्ज, स्थायी शुल्क सब देना पड़ेगा। क्लियर। अक्षय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय न हो, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको बार बार बनाया जा सकता है। जैसे रावण का सर नहीं है, काट दो दोबारा जाएगा, ऐसे ही ये बिल्कुल ऊर्जा है। तो देखो भाई इसमें क्या है, देखो, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये क्या कर रहे हैं भाई, इसकी एक राज्य नोडल एजेंसी है राजस्थान में। हर राज्य में अलग अलग है, तो राजस्थान की भी अलग होगी। तो राजस्थान में क्या है, RRECL, क्या है, RRECL, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। समझ गए क्या। तो आपसे पूछे कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए MNRE की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है, RRECL। जैसे पूछ ले कि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिए राजस्थान में सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो भी RRECL है। क्लियर। फिर एक है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। क्या नाम है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है ना भाई, देखो, एक क्षमता, दक्षता, योग्यता, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको अलग अलग विषय में, मिलेंगे ना। तो इन शब्दों का भी मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द आपको कहाँ यूज करना है। जैसे एक तो योग्यता हो गई, एबिलिटी। अब योग्यता क्या है,
भाई योग्यता आप जन्मजात भी हो सकती है और आप हासिल भी कर सकते हो। समझ गए क्या? जन्मजात भी हो सकती है और हासिल भी कर सकते हो। जैसे आपकी शिक्षा है, ये भी तो एक योग्यता है कि नहीं है? अब एक होती है क्षमता, कैपेसिटी। अब क्षमता क्या है कि भाई ये व्यक्ति डेली 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, ये इसकी कैपेसिटी हो गई कि नहीं होगी? या ये व्यक्ति 500 केजी वेट उठा सकता है, ये इसकी कैपेसिटी होगी। मैं लगातार 5 घंटे बोल सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी होगी। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। एक होती है दक्षता, कि यदि क्षमताओं का और योग्यताओं का लगातार अभ्यास किया जाए तो आप दक्ष हो जाते हो उस काम में। तो आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर एक दक्ष बल्लेबाज है, सुना है ना? या हमें गृह कार्य में दक्ष वधु चाहिए, तो गृह कार्य में दक्ष का मतलब क्या है कि जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो। समझ गए क्या? तो दक्ष, दक्षता, क्षमता और योग्यता, तीनों शब्द समझ गए क्या? तीनों का अलग अलग जगह यूज होता है, इसे ध्यान रखना है इन चीजों का। ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये ब्यूरो काम करता है। और इसने राज्य में नोडल एजेंसी किसको बनाया है, यानी कि राज्य नामित एजेंसी क्या है? स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी है RRECL। दोनों की हो गई, एक तो किसकी होगी MNRE की, और एक BE की। ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान में ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा संरक्षण का कार्य करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी है, तो वो भी यही है। और ऊर्जा उत्पादन और वितरण का काम करने वाली प्रमुख कौन सी है, तो वो भी यही है। अरे समझ गए क्या? क्लियर? सौर ऊर्जा उत्पादन, सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना, पोटेंशियल है या नहीं है, और है तो कितना है। अब देखो भाई, जब संभावनाएं आ जाती है ना, कुछ चीजें तो बेसिक है, तो आप पढ़ोगे किताबों में सीधी सीधी संभावना कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना पर लेख लिखिए, ये संभावना बताइए। 50 शब्दों में पूछे, 100 शब्दों में पूछे, तो दो चार बातें तो फिक्स हैं कि एक तो सौर विकिरण तीव्रता है वो 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन है। ये ध्यान से समझो कि 1 वर्ग मीटर वाला क्षेत्र है कोई भी, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, ये भुजाई स्क्वायर कर दो। ठीक है। अब इसमें जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, उससे हम एक दिन में कितनी विद्युत उत्पादित कर सकते हैं, सौर ऊर्जा 6 से 7 किलोवाट विकिरण पड़ रही है इस 1 वर्ग मीटर में क्षेत्रफल में। इतना क्लियर है? एक दिन में। पहला तो ये है, यानी कि सौर विकिरण अच्छी प्राप्त हो रही है। ठीक है। दूसरा कि वार्षिक 325 से अधिक सौर दिवस होते हैं, कि एक साल में 365 दिन होते हैं, या 365 सही 1/4 कुछ भी मान लो आप। ठीक है। कितने दिन होते हैं, होते कि नहीं होते? उसमें से कुछ दिन तो ऐसे हैं जब बादल होते हैं, बारिश होती है, या गहरी धुंध होती है, तो सूरज दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी 325 या उससे थोड़े से ज्यादा तो हमें अच्छे साफ है जो सोलर एनर्जी है वो प्राप्त हो जाती है, सूर्य ताप हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा ये हो गया बिंदु। तीसरा क्या है कि खाली पड़ी बंजर भूमि की उपलब्धता है। अब आपको पता है कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान में ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो राजस्थान का लगभग 61.11% भूभाग पर स्थित है। अब इसमें कुछ क्षेत्र छोड़ दो जहाँ खेत है या नहर है या शहर गांव बसे हुए हैं, बाकी जो बंजर पड़ी भूमि है वो उपलब्ध है कि नहीं है? तीन चीजें हो गई। चौथी, अनुमानित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है राजस्थान की 142 गीगावाट। 142 गीगावाट। और 142 गीगावाट यदि ऑप्शन में ना आए तो 1,42,000 मेगावाट, ये ध्यान रखना आपको। अरे समझ गए क्या? और ये क्षमता अनुमानित किसने करी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि राजस्थान में इतना पोटेंशियल है।
इतना क्लियर? ठीक है। अब राजस्थान की एक नीति आई 2024 में, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024। क्लियर? अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? स्वच्छ ऊर्जा उसको कहते हैं जिससे पर्यावरण को प्रदूषण ना हो, कोई भी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन ना हो। कि हम कोयला जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो क्या स्वच्छ ऊर्जा आएगा? नहीं है। हम डीजल पेट्रोल जलाते हैं तो भी नहीं है। लेकिन सौर ऊर्जा उत्पादित करते हैं तो क्या कुछ होता है क्या? कार्बन एमिशन नहीं होता। पवन ऊर्जा करते हैं तो नहीं होता। बायोमास ऊर्जा करते हैं तो कहाँ होता है? और बायोगैस में जो गोबर गैस बनाते हैं अपन, उसमें भी नहीं होता। अरे नहीं होता ना। राजस्थान में तो यही सोर्स है। लेकिन अगर अपन नेशनल या ग्लोबल लेवल पे देखें तो जो जियोथर्मल एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा, उससे होता है क्या? और भूतापीय जो ऊर्जा होती है, नीचे से आपने सुना होगा कि गर्म जल के फव्वारे या गर्म जल निकलता है। आपने अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा भाई, ओल्ड फेथफुल गीजर। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका, या 10,000 धुआंरों की घाटी अलास्का। तो वहां क्या है? धुआंरे होते हैं। ठीक है, स्मोक्स निकलते हैं और गर्म भाप निकलती रहती है। ठीक है, तो उससे बिजली बनती है, क्योंकि नीचे जो, भाई भाप का काम क्या है? सबसे पहले भाप का इंजन बना था, आपको पता है? बना था नहीं बना था? उसी से मशीन चलती थी, उसी से ट्रेन वगैरह चली है सबसे पहले। ठीक है ना? तो भाप का काम भी क्या है? हाँ, टरबाइन को घुमाएगी। ऐसे ही अ, भारत में यदि आपसे पूछे कि भाई इसका गीजर का या गैसर का सबसे बड़ा सोर्स है, मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में। और राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में ताल वृक्ष। ताल वृक्ष का नाम सुना? अलवर में भर्तरी के पास, सरिस्का के पास ताल वृक्ष नामक स्थान है। वहां नीचे से गर्म पानी निकलता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? मैंने कहा ना, जो बेसिक बेसिक प्रश्न पूछ लिए गए और कोई टेढ़ा आदमी आ गया पेपर बनाने वाला मेरे जैसा कि भाई इसकी इनकी पढ़ाई चेक करते हैं अब, तो वो ऐसे पूछेगा नेशनल लेवल के। ठीक है, तो एकीकृत में सारी आ गई कि सोलर भी आ गई, विंड भी आ गई, बायोमास भी आ गई, बायोगैस भी आ गई। ये तो है राजस्थान में। अब इसके अलावा हम बात करते हैं तो एक तो कौन सी होगी? टाइडल, ज्वारीय ऊर्जा। की जो कच्छ की खाड़ी है, ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वो जो ज्वार भाटा आता है उसके आने जाने से टरबाइन घुमा देते हैं। एक आ गई जियोथर्मल। कौन सी आ गई? जियोथर्मल। एक आ गई वेव। वेव जानते हो? समुद्र के ऊपर जो लहरें चलती हैं, वेव, उससे भी एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये ऐसी एनर्जी है जिनसे कि कोई भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। तो इंटीग्रेटेड में जो राजस्थान में उपलब्ध है वो सारी आ गई, जिनमें मुख्य रूप से चार हैं, एक दो तीन और चार। क्लियर है? ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 2030 तक जो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का राष्ट्रीय लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका हम क्या करेंगे? कैपेसिटी इंस्टॉल्ड करेंगे। कितनी? हम अधिष्ठापित क्षमता हासिल करेंगे। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसमें योगदान देना राजस्थान की इस नीति का उद्देश्य है। अब ये योगदान कैसे देगी? तो ध्यान से समझो भाई इसको। पहले तो ऐसे देखिए कि 2030 तक 125 गीगावाट राजस्थान सरकार ने क्या रखा है इस नीति के तहत? रिन्यूएबल एनर्जी है वो अधिष्ठापित क्षमता हासिल करना उद्देश्य रखा है। तो एक तो ये पर्सन ध्यान रखना, 125 गीगावाट। कि जब से ये पॉलिसी आई है उसके बाद 10 बार पूछ लिया गया है
ठीक है, कि 2030 तक राजस्थान की सरकार का कितना उद्देश्य है, 125 गीगावाट। और 125 गीगावाट की जगह यदि ऐसा आ जाए 1,25,000 मेगावाट, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो गीगावाट पढ़ाई थी और यहाँ तो 125 तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो लाखों की बात हो रही है। तो 125 गीगावाट को मेगावाट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाता है, 1,25,000 मेगावाट। क्लियर है? क्योंकि ये जैसे आपने सुना होगा ना मोबाइल में कि भाई बिट होती है, बाइट होती है, फिर किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे ये ऐसे चलते हैं, किलो वोट, मेगावोट, गीगावोट, टेरावोट। समझ गए क्या? हाँ, वोट, किलो वोट, मेगावोट, गीगावोट, टेरावोट ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब इसे 125 में से तो भाई 115 गीगावाट तो उत्पादन क्षमता हासिल करनी है हमें। ठीक है, कि हम 115 गीगावाट उत्पादन कर लें। और 10 से ये मेगा नहीं, ये गीगा ही है, 10 गीगावाट की भंडारण क्षमता। 115 10 कितनी हो गई, 125। अब इसका मतलब क्या हो गया, भंडारण का मतलब, अरे जो हम सोलर एनर्जी बना रहे हैं, विंड एनर्जी बना रहे हैं, उसको स्टोर भी तो करें। कि भाई कभी ऐसा हो 1 महीने तक बारिश का बादल छा रहे हैं, अब बताओ एनर्जी कैसे बनेगी? तो बैटरियों में स्टोरेज तो करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ गए? कि यहाँ देखो दिसंबर 2024 तक रूफ टॉप व ऑफ ग्रिड संयंत्रों के अलावा, ध्यान रखना, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, किस किस के, रूफ टॉप और ऑफ ग्रिड यानी सोलर पंप वगैरह जो थे उनके अलावा 22,676 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कब तक? दिसंबर 2024 तक। क्लियर है? ये वाला सिस्टम समझ गए? ये वाला समझ गए? ठीक है। अब देखो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं भाई, राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या आलोचनात्मक उल्लेख कीजिए, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए। अभी आलोचनात्मक का क्या मतलब हो गया फिर? हाँ, कि सौर ऊर्जा ठीक है भाई, कि सूर्य से प्राप्त हो जाएगी, बार बार मिल जाएगी, नवीकरणीय है, स्वच्छ है, प्रदूषण नहीं होता, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी तो है। पहला, कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है महंगी है। अरे है कि नहीं है क्या? दूसरी, स्टोरेज की, स्टोरेज करें, समझ गए क्या? और तीसरी, भाई महंगी बनेगी तो महंगी बिकेगी, और इसके जो कंपोनेंट होते हैं, इसके जो उपकरण होते हैं, सोलर प्लेट्स वगैरह होती है, इन इन ये भी खराब हो जाती है तो चेंज करने की प्रॉब्लम, फिर ये गंदी हो जाती है तो साफ करने की प्रॉब्लम। अब आपने बढ़ला सोलर पार्क तो लगा दिया बड़ा सारा, लेकिन प्लेट को साफ भी कर, धूल मिट्टी जम जाती है। अब धूल मिट्टी जमेगी तो फिर क्या होगा, सोलर लाइट कम कैप्चर करेगी, और अब धूल मिट्टी को उठाओगे तो पानी से साफ करोगे तो फिर वो पानी का वेस्टेज है। तो ऐसे कुछ नेगेटिव पॉइंट यदि आप दो चार लिख देते हो तो आलोचनात्मक हो गया। फिर आप लास्ट में क्या लिखना है आपको, वे फॉरवर्ड, आगे की क्या राह है, कि हम मतलब उपयुक्त आधार पर कह सकते हैं कि वे महंगी है, लेकिन भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए हमें नई तकनीकियां हैं वो लानी पड़ेंगी। तो दो चार ऐसे बिंदु लिख दो, बात खत्म। क्लियर? आगे देखते हैं सोलर पार्क। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड है, तो ये ध्यान रखना। RSDCL, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, एक तो ये ध्यान रखना। फिर एक नवीकरणीय ऊर्जा पार्क नीति है, ये उसी में आई थी, किसमें, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी में, 2024 वही है। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहला है भड़ला सोलर पार्क, जोधपुर में था, वर्तमान जिला कौन सा है, फलोदी, ये भी ध्यान रखना। इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2245 मेगावाट, कितनी है, 2245 मेगावाट, 2245
मेगावाट। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझ लो। एक तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक तो ये हो गया। और एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, भारत सरकार। दो चीज हो गई क्या? ठीक है। इसने तो कौन सा फेज वन में एक 45 मेगावाट का प्लांट लगाया, राजस्थान सोलर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा। अरे एक क्लियर है। फिर एमएनआरई ने बाकी के 3 फेज में लगाए, कौन कौन से? फेज 2 में 680 मेगावाट का लगाए, भड़ला की बात कर रहा हूं मैं। भड़ला में 4 फेज हो चुके हैं अब तक। ठीक है, राजस्थान सोलर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा। अब ये वाला है, ये तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने लगवाया, और ये वाला एमएनआरई ने। क्लियर। फिर है फेज 3, 1000 मेगावाट का, आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड एवं सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर लगाया। क्लियर। फिर फेज 4 है 500 मेगावाट का, अडानी व राजस्थान सरकार ने मिलकर लगाया। ये समझ गए। अब देखो 65 मेगावाट, फिर 680, फिर 1000, और फिर 500। 1000 और 500 1500, 1500 और 680 2180, और 65 2245। कितनी है? 2245। क्लियर है। अब आपसे देखो सीधा पूछ ले कि भड़ला सोलर पार्क कहाँ है? फलोदी। पहली बात तो ये। दूसरा, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2245 मेगावाट। दो चीज क्लियर है। तीसरा कि आपसे पूछ ले कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने कौन से फेज का लगाया? फर्स्ट का। और ये तो इसने तो लगाया, लेकिन उसको इंस्टॉल्ड करने वाली कंपनी भी तो होती है ना, जो वहां। भाई ये तो संस्था है एक, कि भाई हम लगाएंगे, तो खुद जाके थोड़ी लगाएंगे। अरे समझ गए क्या? तो वहां लगाने वाली कौन कौन सी है? RSDCL। क्लियर है। अब ये भी ध्यान रखना कि इसने लगवाए हैं और इन्होंने लगाए। सबसे बड़ा कौन सा है? फेज 3, 1000 मेगावाट का। या ऐसे पूछ ले, एक तरफ फेज दे दे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और एक तरफ दे दे, ये तो है 1 2 3 और 4, इधर है A B C और D। इधर दे दे 1000 मेगावाट, इधर दे दे कितना? 680 मेगावाट, इधर दे दे कितना? 500, इधर दे दे 65, और फिर बोलेगा मिलान करो। समझ गए क्या? तो जिस जिस टाइप के प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं, उस इस टाइप के आप देख लिया करो किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय, कि कुछ एस्पेक्ट होते हैं, जैसे WH वर्ड होते हैं ना, वाट, वेयर, वाई, हु, हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, इस टाइप के एस्पेक्ट देख लिया करो। अगर आप ये देख लेते हो तो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। और PYQ देख लिया करो, तो ट्रेंड एनालिसिस कर लिया करो, काम हो जाएगा। ऐसा है नहीं आपसे ऐसे RPSC ऐसे पूछेगा कि भड़ला सोलर पार्क की तरह सोलर पार्क स्थापित करके बताइए, ऐसा थोड़ी पूछेगा। ठीक है। अब नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, MNRE, इन्होंने 5 सोलर पार्क और लगा रखे हैं भाई। ये कौन कौन से हैं? फलोदी पोखरण सोलर पार्क। फलोदी पोखरण है, दोनों की सीमा पे कुछ क्षेत्र फलोदी का आ रहा है, कुछ पोखरण का। जी ये कब की बात है? जब फलोदी तहसील थी, अब तो जिला हो गया। जब फलोदी जोधपुर की तहसील थी। 750 मेगावाट का है, एसएल ग्रुप और राजस्थान सरकार ने मिलकर लगाया। अरे समझ गए क्या? फिर फतेहगढ़, फतेहगढ़ कहाँ है भाई? जैसलमेर में। फतेहगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। ये 1500 मेगावाट का है, अदानी ग्रुप और राजस्थान सरकार ने लगाया। ठीक है। फिर नोक है। अब ये नोक ध्यान से समझना। अब राजस्थान का मैप देखोगे ना, अब राजस्थान का मैप देखोगे
तो जो फलोदी जिला है ना, सिर्फ फलोदी जिला ऐसे, तो पाकिस्तान से सीमा बना रहा है। तो ध्यान से समझना, जैसलमेर की एक तहसील है पोखरण, और पोखरण की उप तहसील थी नोक। क्या है? नोक। ध्यान से समझना भी। जिले बने 5 अगस्त 2023 को, जिलों की घोषणा हुई। उससे पहले ही पोखरण का नोक उप तहसील वाला भाग जोधपुर की बाप तहसील में मिला दिया गया था। किसमें? बाप तहसील में मिला दिया। अरे समझ गए क्या? और जब फलोदी जिला मला बना, तो बाप तहसील किस में आ गई? फलोदी में। तो नोक भी किस में आ गया? फलोदी में। तो वहां आपको नोक का उल्लेख नहीं मिलेगा। 5 अगस्त 2023 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें नोक का उल्लेख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बाप में पहले ही मिल चुका है। क्लियर है? अब ये नोक की बाउंड्री है पाकिस्तान से लगती हुई 30 किलोमीटर। कितनी है? 30। पहले जैसलमेर की कितनी थी? 464। इसमें से 30 निकाल दो तो कितनी बच गई? 434। तो जैसलमेर की 30 किसकी है? इसकी। अब ये नोक समझ गए क्या कहाँ है? पाकिस्तान की बाउंड्री पे। और जिला पूछे तो वर्तमान में फलोदी। इतना क्लियर है क्या? अब ये कितना है? 925 मेगावाट का, और राजस्थान सोलर एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित है। क्लियर? फिर है पूगल। अब पूगल का है बीकानेर। अब इसको पुंगल भी कह देते हैं और पूगल भी कह देते हैं। 2450 मेगावाट का है, और आरएस डीसीएल का है। किसका? आरएस डीसीएल वही। अब है बोडाना। बोडाना है भाई साहब जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर में 2000 मेगावाट का है, आरएस डीसीएल का है। किसका है? आरएस डीसीएल का। अब छोटी सी बात बताओ कि यदि हम बात करते हैं किसकी, इसकी भड़ला की, तो 2245 मेगावाट। क्लियर है? अब यहाँ पूगल देखो आप। और पूगल देखो कितना है? 2450। तो सर्वाधिक क्षमता हो गई कि नहीं होगी? हो गई ना? तो वर्तमान में सर्वाधिक इसी की है। क्षेत्र में बड़ा कौन सा है? भड़ला। क्लियर है? तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की हम बात करेंगे। क्लियर? ओके।